हाँ तो मेरी जान, हाँ तुम लोगों से ही कह रहा हूँ। अब तुम लोग ही हो जो हो, ठीक है। तो वास्तव में तुम लोगों को मेरी जान ही कहा करूँगा। तो आओ इस वीडियो में बात करते हैं हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। अगर तुम सिलेबस को ध्यान से देखो तो 10 मार्क्स का है ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और बाकी जो 10 मार्क्स है वो राइटिंग है, और बाकी के 20 मार्क्स है लिटरेचर सेक्शन से। तो मेरी जान, इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद ना ये जो 10 मार्क्स है तुमसे कोई छीन नहीं सकता, ये मेरा प्रॉमिस है तुम्हें। करते कार्यक्रम स्टार्ट। आइए देखते हैं बैठन मजा आएगा। तो ये है तुम्हारा स्ट्रेटजी जो तुम फॉलो करोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 10 में से 10 लाने को। तो सबसे पहला चीज़ जो तुम्हें पेपर मिलने के साथ शादी करना है क्या, आई गेस पेपर मिलने के बाद तुम्हें 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। अब इस समय को ना तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। तुम्हें ना पैसेज नहीं पढ़ना है, तुम्हें पैसेज में दिए हुए जो क्वेश्चंस है ना उसे ध्यान से देखो। और मैं जब ध्यान से देखो कह रहा हूँ ना, मतलब अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एक क्वेश्चन को पढ़ो और वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है तुम्हें बहुत ही डिटेल में समझो। एक बार समझ नहीं आ रहा तो 2 बार पढ़ो, बट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है पहला स्टेप पे ये समझ के रखो। हाँ तो चलो, अब मैंने मान लिया कि तुम क्वेश्चन पढ़ लिए और क्वेश्चन को समझ भी गए हो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मुझे। अब ये जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है ना, ये चीज़ का जो आंसर है ना वो मुझे ढूंढना है पैसेज के अंदर में। अब देखो एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, पैसेज के अंदर में जब तुम ढूंढने जाओगे ना तो बच्चों जैसा तो होगा नहीं कि हाँ पैसेज में एग्जैक्ट दिया हुआ है और इस चीज़ को कॉपी कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। अब 10th में हो तो पैसेज का भी लेवल थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट कोई बात नहीं यार, हम क्वेश्चन तो पढ़ ही चुके हैं। हमें पता है कि हमें पैसेज से क्या चीज़ चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन पता है। जब सवाल पता हो तो जवाब तो पता हो ही जाता है, आई गेस। हाँ तो अब तुम्हारा दूसरा काम क्या है कि तुम्हें पैसेज को रीड करना है। बट यार गधों की तरह पूरा पैसेज रीड मत करना, नहीं यार ऐसा नहीं करना है। तुमने क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है तुम्हें पता है, अब उसका आंसर ढूंढना है तुम्हें। तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी तुम्हें रेलेवेंट पॉइंट दिख रहा है उसे अंडरलाइन करो। सेकेंड स्टेप पे हमें बस रीड करना है और अंडरलाइन करना है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब तुम यार कंफ्यूजन हो मेरे बात से कि रीड करना है, अंडरलाइन करना है, बट पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है। कहना क्या चाहते हो बीवी? अरे देखो यार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा स्मार्ट वर्क करो ना रीडिंग करते समय। क्या ज़रूरत है कि पूरे पेजेस को एक साथ पढ़ लो? पूरे पेजेस को एक साथ पढ़ोगे तो तुम चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। बट अगर तुम स्मार्ट वर्क करोगे ना तो पूरा पैसेज भी सॉल्व हो जाएगा और तुम्हारा मेहनत भी कम लगेगा। देखो कुल मिला के बात कुछ ऐसा है, अगर तुम सैम्पल पेपर के पैटर्न को भी एनालाइज करो, टोटल क्वेश्चंस तुम्हें मिलेगा 6, और पूरे पैसेज के अंदर में पैराग्राफ्स भी दिया हुआ है 6। इसका मतलब क्या है, हर एक पैराग्राफ से एक क्वेश्चन आएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मुझे कहाँ मिलेगा? पहला पैराग्राफ में। दूसरा कहाँ मिलेगा? दूसरे पैराग्राफ में। और तीसरे का आंसर तीसरे पैराग्राफ में। हाँ ऐसा ही तो होगा। तो आप समझे स्मार्ट रीडिंग करने का मतलब क्या था? मतलब सब देखो यार सिंपली बताओ तो, अगर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर चाहिए तो तुम रीड करोगे पैसेज नंबर 2 को, वही तुम्हारा आंसर छुपा हुआ होगा, तुम्हें बस ढूंढना है। अब यार आखिरी चीज़ जो तुम्हें पेसेज पढ़ते टाइम प्रॉब्लम में डालेगा, बट हाँ तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं आना है। और नहीं आने के लिए तुम क्या करोगे, जब भी तुम एक पैराग्राफ को पढ़ोगे ना तो कंटिन्यूअसली पूरे पैराग्राफ को ख़त्म करने का ट्राई करना एक ही बार में। अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड दिखे और तुम्हें उसका मीनिंग समझ में ना आए तो उसे इग्नोर करके तुम्हें बस ये दिमाग में रखना है कि नहीं, मुझे ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है। कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, जब मैं पूरा पैराग्राफ को पढ़ूंगा ना तो मैं चीज़ों को कनेक्ट कर पाऊंगा। तो उस वर्ड के बदले में दूसरा वर्ड डाल के भी उस पैराग्राफ को अंडरस्टैंड कर पाऊंगा। और अगर तुम्हें एक बार पढ़ के समझ नहीं आ रहा है चीज़ तो तुम दोबारा पढ़ सकते हो उस पैराग्राफ को, बट उस पैराग्राफ को कंप्लीटली पूरा पढ़ो। अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड तुम्हें इस पैराग्राफ पे दिखता है तो उसे इग्नोर करो और पूरा पैराग्राफ को पढ़ो। इससे तुम्हें एक आइडिया मिलेगा कि इस पैराग्राफ के अंदर में क्या कहा जा रहा है। देखो बहुत सिंपल है, तुमने पहले क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन से आइडिया लिया कि क्वेश्चन मुझे क्या कहना चाह रहा है, फिर तुमने पैराग्राफ पढ़ा और पैराग्राफ पढ़ के तुमने समझा कि पैराग्राफ मुझे क्या कहना चाहता है। अब यही पे आता तुम्हारा खेल, तुम कितने स्मार्ट हो अब पता चलेगा। देखो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा तो मुझे बिलीव मत करना, कौन हूँ मैं यार, तुम तो मुझे जानते भी नहीं। हमेशा यार फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर ध्यान दो। मैं कुछ कह रहा हूँ तुम्हें, कोई कुछ कह रहा है तुम्हें, दैट्स नॉट मैटर। द मैटर इज दैट वेयर इज द फैक्ट। If you are coming with a fact, then you are right, and if you're not coming with a fact,
then you may be wrong. Yes, buddy? So here is the fact. देखो, ये है तुम्हारे सामने CBSE का ऑफिशियल सैम्पल पेपर का मार्किंग स्कीम। अब जब तुम इसका स्टार्टिंग में ही देखोगे ना, कुछ चीज़ें CBSE ने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि जब तुम पैसेज को करोगे तो तुम्हें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। वही चीज़ें जो मैंने तुम्हें बताया है। देखो क्या कहा, ये जो रीडिंग सेक्शन है ना, इसका मेन फोकस क्या है पता है? तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग पे, ना कि यहाँ में CBSE ये नहीं जानना चाहता है कि तुम कितने ज़्यादा ग्रामर अच्छे जानते हो, कितना तुम्हारा स्पेलिंग अच्छा है, कितना वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन। ना भाई, वी आर नॉट इंटरेस्टेड ऑन दैट बडी। वी आर ओनली नो वन थिंग, हाउ मच यू अंडरस्टैंड। यस, कितना तुम समझे। तो तुमने क्वेश्चन पढ़ा, तुमने पैसेज पढ़ा, तुमने कुछ तो समझा होगा, और जो भी समझा होगा दिल से लिख दो बस उस चीज़ को। दैट्स CBSE wants from you। समझे। देखो, यही पे सेकंड पॉइंट में भी उन्होंने यही चीज़ कहा जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि CBSE तुम्हारे आंसर को किस हिसाब से मार्क देगा, अवॉर्ड करेगा या नहीं, मार्क देगा। ठीक है, कैसे देगा? जो तुम्हें क्वेश्चन में पूछा गया है उसी के रेलेवेंट पे तुम अपना आंसर को दो। अब देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, तुमने मान लो बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ा है और तुम पैसेज पढ़ के ना तुम एक आइडिया नहीं लगा पा रहे कि ये क्या कहना चाह रहा है, तुम यार बहुत ही कंफ्यूज हो यहाँ पे। तो तुम क्या कर सकते हो? देखो क्वेश्चन हमेशा सिंपल ही होता है। तो तुम अगर पैसेज पढ़ के थोड़ा मोड़ा रफ आइडिया लगा के अपना वर्डिंग से, अपने हिसाब से जो भी तुम्हें लग रहा है ना, वो भी लिख दो। बस वो क्वेश्चन से रिलेवेंट होना चाहिए। यही तो CBSE अल्टीमेटली चाहता है कि तुम पैसेज से कॉपी ना करो, तुम पैसेज का मदद लो और अपने हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कुछ लिख के आओ। प्लीज़ भाई, जो कह रहा हूँ वही करना, कुछ बकचोदी करके मत आना प्लीज़। और वो जो कॉपी पेस्ट वाला सीन है ना, बिल्कुल मत करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब देखो, अभी भी अगर तुम्हें समझ नहीं आया ना, तो चलो यार सैम्पल पेपर की ओर चलते हैं। सैम्पल पेपर से तुम्हें एक रफ आइडिया होगा कि तुम्हें कैसे करना है। जैसे पहला क्वेश्चन लिया मैंने, पहले हम क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे जैसे मेरे हिसाब से तुम्हें मैंने बताया है। तो क्वेश्चन पहला है कि तो राइटर के हिसाब से ना हैंडीक्राफ्ट क्या है? एक वैल्यू ट्रेडिशन है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, पहले हमें पढ़ना पड़ेगा पैसेज, तभी हम समझ पाएंगे। तो ये है पहला पैराग्राफ। तो पहला पैराग्राफ में ही पहला आंसर छुपा होगा। तो पैराग्राफ पढ़ते। तो मैं यहाँ में पूरा पैराग्राफ तुम्हारे सामने नहीं पढ़ रहा, तुम पढ़ लो, पढ़ के तुम एक अंडरस्टैंडिंग ले लोगे। हाँ, तो इस वीडियो को इतना लंबा नहीं करते, तुम पॉज करके पढ़ लो। तो मैं मान चुका हूँ यहाँ पे तुमने पढ़ लिया है। तो देखो, जब तुम इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तुम्हें ये चीज़ समझ आएगा कि टेक्नोलॉजी की वजह से ना हम आगे बढ़ रहे हैं, बट इससे कुछ चीज़ें हमारे हाथों से छूट रहा है। वो क्या है? ट्रेडिशनल वैल्यूज़। अब यहाँ में वैल्यू ट्रेडिशन से ये मतलब है जो हम हाथ से बनाते थे ना एक समय पे, हाथ से बनाया हुआ चीज़ जो आज रिप्लेस कर चुका है टेक्नोलॉजी। ठीक है, वो चीज़ें खो जा रहा है और उसे बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस पेज में यही बताया गया। तो अब तुम्हारे पास एक रफ आइडिया है। क्वेश्चन को देखो फिर से। एक रफ आइडिया है कि राइटर क्या कहना चाह रहा है हैंडीक्राफ्ट और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को लेके। तो तुम अपना एक आंसर यहाँ पे बना सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि तुम ये चीज़ खुद से करो। क्वेश्चन पता है, पैसेज क्या कहना चाह रहा है वो भी पता चल गया, तो अब ट्राई करो। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। मान लिया कि ये जो आसान तरह का पैसेज है ना, ये तुम कर लोगे, बट एग्जाम में सिर्फ ये नहीं आ रहा है। ठीक है, केस बेस्ड स्टडी के ऊपर भी एक आएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट हाँ, मेरे रहते हुए तुम्हें फिक्र लेने की कोई बात नहीं, ये भी समझा दे रहा हूँ। पहला स्टेप तो तुम्हें पता ही है, क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से रीड करो। और जब मैं तुम्हें क्वेश्चन को रीड करूँ कह रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि गधों की तरह हाँ क्वेश्चन नंबर 1 को भी रीड कर लिया, 2 को भी रीड कर लिया, 3 को भी रीड कर लिया, 4 को भी रीड कर लिया। नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो और फिर पैराग्राफ 1 पे जाओ, वहाँ जाके पैराग्राफ 1 को रीड करो और देखो कि क्वेश्चन में और पैराग्राफ में कोई लिंक दिख रहा है तुम्हें। हाँ, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या जो क्वेश्चन बता रहा है वो आंसर है इस पैराग्राफ के अंदर में है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ। समझ रहे हो मेरे बात? क्योंकि अल्टीमेटली लिखना तुम्हें, तुम्हारे दिमाग पे जो आ रहा है ना तुम वही लिखोगे और तुम्हें इसी चीज़ के मार्क मिलेगा। अगर तुम कॉपी पेस्ट करोगे ना भाई साहब, मान लो ये बात, लिख लो ये बात, तुम्हें मार्क नहीं मिलेगा। तुम अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो लिखोगे उसी का मार्क मिलेगा तुम्हें। तुम्हारा ग्रामर नहीं दिखा जा रहा, तुम्हारा स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं दिखा जा रहा, बस तुम कितना समझे, सिंपल वर्ड में लिख के आ जाना भाई। तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है बस, और कुछ नहीं चाहिए। और तुम्हारा यही कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो यार हाँ, इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो यहाँ में जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि केस बेस्ड स्टडी में एक चार्ट दिया जाएगा, उस चार्ट को समझते हुए हमें आंसर्स को देना है।
तो यार सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि देखो ये जो क्रैकर्स को जलाने के बारे में जो ओपिनियन है ना लोगों का, तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि क्रैकर्स नहीं जलाना चाहिए, बट फिर भी पोल्यूशन फेस्टिवल की वजह से बढ़ता है। अब ऐसा क्यों? देख रहे हो तुम, लोग चाहते तो है कि हाँ क्रैकर्स को नहीं जलाना चाहिए फेस्टिवल में, इससे पोल्यूशन बढ़ता है, फिर भी पोल्यूशन बढ़ रहा है फेस्टिवल की वजह से। अब ऐसा क्यों? तो अब हमें चार्ट को देखते हुए इसका आंसर देना है। तो जब तुम चार्ट को देखोगे ना, तो यहाँ में जो पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ में कहा गया कि देखो फेस्टिवल के नाम पे पटाखे फुटाना इज लाइक कूल यार। हाँ सब तो करते हैं तो करना चाहिए। पहला रीज़न तो ये है कि हमें पता है ये चीज़ गलत है, बट फिर भी हम करेंगे। तो 75% लोगों को फेस्टिवल के नाम पे पटाखे फुटाना ही पसंद है, तो एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट एब्यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा रीजन है वो है कि देखो दिवाली है भाई, अपना एक सोशल स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है, तो जब पटाखे वटाखे फुटाएंगे ना तभी तो पता चलेगा कि भाई साहब हाँ हम भी है दुनिया पे। तो पॉइंट नंबर 2 और 5 दो वैलिड रीज़न है जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर चाहते तो है कि पटाखे ना फुटाया जाए, क्योंकि इससे पोल्यूशन बढ़ता है, बट फिर भी हम करते हैं, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को इससे थोड़ा रफ आइडिया मिला होगा कि तुम्हें वैसे सॉल्व करते टाइम कैसे सॉल्व करना है। तो हाँ प्रैक्टिस करो, और जो मैंने चीज़ बताया ना उस चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। तुम्हें यार रीडिंग सेक्शन में 10 में से 10 लाने से कोई रोक नहीं सकता भाई, किसी में इतना दम नहीं कि तुम्हें रोक दे। बस जो चीज़ों को मैंने बताया है उन्हें ध्यान रखना और उसी हिसाब से करना। तो ठीक है यार, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू ऑल।